शरद जोशी लिखित तिल्स्म। सुने मेरे आभा शर्मा जावास के साथ। भगवान भास्कर अपनी किरणों को समेटकर अस्ताचलगामी हो चुके थे और खूबसूरत चिड़ियां गाती हुई दिल पर बेढब असर डाल रही थी। इस समय शहर से दूर झरने की ओर जाने वाली सड़क पर एक जवान तेजी से चला जा रहा था। चलते चलते वह चौंक कर आसपास देख लेता था। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के निशान थे और उसकी गर्दन झुकी हुई थी। अभी हम पाठकों को इस शख्स का नाम नहीं बताते और इसके पीछे चलकर देखते हैं कि आखिर वह कहां जाता है। कुछ ही दूर चलकर वह दाहिने को मुड़ता है। 30-40 कदम बाद एक ऐसी चौमुहानी पर पहुंचता है जिसके बीच में एक चबूतरा बना है। चबूतरे के बीच एक पेड़ लगा है और चबूतरे पर लगे एक पत्थर पर काले अक्षरों में एक इबारत लिखी हुई है। चबूतरे के चारों तरफ घूमकर देखने वाला इस पत्थर को बखूबी देख सकता है और इबारत पढ़ सकता है। इबारत में पेड़ लगाने वाले का नाम और समय दिया हुआ है। इस चौमुहानी के आसपास बहुत सारे मकान हैं और उन सब तक पहुंचने के लिए रास्ते बने हुए हैं। सारे मकान एक जैसे हैं, जिन्हें देख अनजान आदमी ताज्जुब में पड़ जाता है। किसी अय्यार या होशियार शख्स के लिए जो मकानों पर लिखी संख्याएं पहचानता है, यहां कोई तकलीफ नहीं पड़ती। यह नौजवान शायद यहीं का रहने वाला है या इस बस्ती में कई बार आ चुका है, इसलिए वह सीधा एक खास मकान की तरफ बढ़ता है। मकान क्या है, इसे छोटा मोटा तिल्स्म कहिए। आइए देखें यह शख्स इसमें क्यों जा रहा है और कैसे जाता है। 10 कदम कच्चा रास्ता चलने के बाद वह एक गलियारे में घुसता है। गलियारा पक्का है और यहां रोशनी भी काफी है। गलियारे के आखिर में 4 दरवाजे हैं जो अभी बंद हैं। ये दरवाजे अलग अलग मकानों में जाने के लिए हैं, मगर अक्सर बंद रहते हैं क्योंकि मकान के रहने वाले अपने लिए दूसरे दरवाजे के सामने एक सीढ़ी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इस समय भी दरवाजे बंद हैं। दरवाजे के सामने एक सीढ़ी है जो ऊपर को चली गई है। कुछ ही सीढ़ियों के बाद फिर सीढ़ी विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। यहां हवा और प्रकाश के लिए मौके बने हैं जहां से सामने का नजारा भली भांति देखा जा सकता है और इस तरह से कि जिसे देखा जाए उसे पता भी ना लगे। यहां पर एक ताक है जिस पर अलमारी की तरह पलड़ा लगा हुआ है। पलड़े पर जाली है जिसमें से देखने पर ताक के अंदर लगे हुए कुछ कलपुर्जे दिखाई देते हैं। यहीं पर एक खटका ऐसा है जिसे दबाने से कुल कमरों में अंधेरा हो सकता है। पाठकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि यह बिजली का मीटर है। वह शख्स जिसकी हम बात कर रहे हैं अब तक सीढ़ियों तक पहुंच गया। यहां फिर 4 दरवाजे हैं और पता नहीं लगता कि कौन दरवाजा कहां गया है। वह शख्स बाएं हाथ वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खास तरह से दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा अंदर से बंद है और यह जाहिर है कि जब तक अंदर से कोई मददगार ना हो वह उसे क्यों कर खोल सकता है। वह फिर दरवाजा खटखटाता है और इस बार अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुल जाता है। अंदर घुसकर वह शख्स फिर से दरवाजा लगा देता है और उस औरत के साथ एक ऐसी कुर्सी पर बैठ जाता है जिस पर 4 आदमी बैठ सकते हैं और जिसकी नरम गद्दी
मानी थके हुए मुसाफिर को आराम देने के लिए ही बनी है। शख्स ने, जो बहुत थका हुआ लग रहा था, उस कुर्सी पर बैठकर पैर फैला दिए और बदन को आराम देने लगा। जिस कमरे में हम एक औरत के साथ इस शख्स को बैठे देख रहे हैं, वे कोई खास बड़ा नहीं है। वहां सामान भी एक बार देखने से मामूली दर्जे का लगता है। दीवार पर एक बुजुर्ग की तस्वीर लगी है, जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी है। वह बाल कान के पीछे कुछ चले गए हैं। बदन पर एक दुशाला या चादर के जैसा वस्त्र, आंखें झुकी हुई। पाठक इसे देखते ही पहचान लेंगे कि यह रविंद्रनाथ की तस्वीर है। इसके अलावा कमरे में 2 तस्वीरें और हैं, जिन्हें गौर से देखने पर पता लगता है कि ये औरतों की तस्वीरें हैं। साधारण व्यक्ति तो इसे सिर्फ कुछ लकीरें और धब्बे ही समझेगा, पर जो फन के जानकार और अय्यार हैं, वे इसे देखते ही समझ जाएंगे कि यह मॉडर्न आर्ट है। सुनिए, वह औरत और आदमी आपस में बातें करने लगे। जरूर यह कोई गुप्त बात होगी। औरत: आज बहुत थके हुए लग रहे हो। आदमी: हां, आज दफ्तर में बहुत काम था। मैं काफी दूर से पैदल भी आ रहा हूं। औरत: क्या रास्ते में रुक गए थे? आदमी: मुझे कुछ काम निपटाना था। औरत: कौन सा काम था? क्या कोई खास बात हुई? आदमी: किराने वाले का बिल चुकाना था। अब मेरे पास जरा भी रम नहीं बची और सारा माह गुजारना है। आदमी के इस आखिरी वाक्य को सुनकर वह औरत भी चौंक उठी और चिंता में पड़ गई। फिर वह धीरे से उठी और अंदर चली गई। जिस जगह वह आदमी आराम कर रहा था, उसके सामने ही दूसरे कमरे का दरवाजा था, जिस पर एक पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दे के कारण वह अंदर के हाल साफ तौर से देख तो नहीं सकता था, पर जब हवा से पर्दा हिलता था तो उसे अंदर की कार्रवाई की झलक जरूर मिल जाती थी। मगर उसकी आंखें थकान की वजह से बंद थी। इसी तरह पाव घड़ी बीत गई और वही औरत एक प्याले में चाय लेकर आई और उस आदमी को उठाने के बाद सामने रखकर चली गई। कुछ देर बाद वह उस कमरे में आई। इस बार उसके हाथों में हूबहू वैसा ही एक और प्याला था, जिसमें चाय थी। कुछ देर बाद आदमी ने उस औरत से एक सवाल पूछा: बच्चे कहाँ हैं? खेलने गए हैं, औरत ने जवाब दिया। इसके बाद फिर खामोशी हो गई। फिर वह शख्स सामने वाली मेज पर उस प्याले को रख खड़ा हो गया और पर्दा हटाकर अंदर चला गया। अब उस कमरे में वह औरत अकेली रह गई। इस मकान में 3 कमरे हैं, जिनमें तरह तरह की जरूरी सामान रखा गया है। वह आदमी तीसरे कमरे में जाकर एक खटका दबाता है तो कमरे में उजाला हो जाता है। अब कमरे में रखी सभी चीजें साफ दिखाई देने लगती हैं। वह आदमी सामने दीवार में रखी अलमारी खोलता है और कपड़े निकालता है। फिर अपने कपड़े उतारकर दीवार में लगी खूंटियों पर टांग देता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है। तभी वह स्त्री, जिसे हम पहले कमरे में छोड़ आए थे, उस आदमी के पास आकर खड़ी हो गई। पोस्टमैन आया था, वह कहती है। क्या कोई चिट्ठी आई है? हां, एक चिट्ठी आई है, वह उत्तर देती है और साथ ही एक लिफाफा निकालकर भी देती है। लिफाफा खुला हुआ था, यानी इससे साफ जाहिर है कि इस आदमी को देने के पहले वह औरत यह चिट्ठी पढ़ चुकी है। जब तक वह आदमी चिट्ठी पढ़ता है, औरत उसके चेहरे के भाव देखती है। फिर चिट्ठी पढ़ने के बाद वह शख्स लंबी सांस लेता है। क्या करें? वह औरत से पूछता है।
क्या कर सकते हैं? औरत जवाब देती है, कुछ नहीं किया तो वे लोग क्या सोचेंगे? आदमी कहता है। औरत कुछ नहीं बोलती और सिर झुका लेती है। देखो क्या होता है, कहता हुआ आदमी चिट्ठी उसी अलमारी में डाल पहले कमरे में आ जाता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर फिक्र के निशान बढ़ जाते हैं। वह मेज पर से एक किताब उठाता है और उसका निश्चित पृष्ठ खोल पढ़ने लगता है। एक घड़ी भर तक वह पुस्तक को पढ़ता रहता है और तभी भय और घबराहट के कारण उसका बदन सुन्न हो जाता है। तिलस्मी शैतान ने बेहोश पड़े प्रभाकर सिंह और चीख मारकर बेसुध हुई मालती को अपने कंधे पर लाद लिया है। सिंहासन वाले रास्ते से उस जगह पहुंच गया है जहां चारों तरफ मनुष्य और पशुओं की हड्डियां बिखरी हैं। चारों ओर 4 मनुष्यों के कंकाल ठीक उसी सूरत के खड़े थे जैसे शैतान के थे। एकाएक चारों कोनों में खड़े वे हड्डी के ढांचे कुछ अजीब तरह से हिलने लगे और उनके जबड़े हरकत करने लगे। कुछ देर बाद वे नरकंकाल हिलते डुलते लड़खड़ाते आगे बढ़े। उन्हें आगे बढ़ता देख तिलस्मी शैतान जोर से हंसा और बोला, लो आज तुम्हारे लिए खुराक। एक ढांचे के मुंह से भयानक शब्द निकला, क्या इन लोगों को हमारे भोजन के लिए ही लाए हो? तिलस्मी शैतान ने जवाब दिया, हां। तिलस्मी शैतान आग के कुएं के पास आया और वह सिक्कड़ खोला जिससे देख बंधा हुआ था। इसके बाद वह मालती और प्रभाकर सिंह के पास आया और बारी बारी से एक एक को उठाकर उसने उसी देग में डाल दिया। तिलस्मी शैतान ने अब सिक्कड़ पकड़ लिया और देग को धीरे धीरे उसी अग्निकुंड में उतारने लगा तथा बाकी के ढांचों ने हड्डियां उठा उठाकर कुएं में फेंकना शुरू की, जिसके साथ लपटों ने देग को चारों तरफ से घेर लिया। चिरायांध मिली बदबू से वह कोठरी भर गई। वहां इतनी गर्मी हो गई कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। उस शख्स ने घबराकर किताब रख दी। उससे आगे पढ़ा नहीं गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे लगा यह सारा मकान किसी तिलस्मी शैतान की देग है और वे लोग प्रभाकर सिंह और मालती की तरह उसमें डाल दिए गए हैं। इस कल्पना से वह घबरा गया और सिकुड़ कर बैठ गया। घर की हर चीज अब तिलस्मी हो गई थी। यह पर्दा क्यों हिल रहा है? इसके पीछे कोई नकाबपोश तो नहीं? अभी पर्दा हटेगा और कोई उस पर आक्रमण करेगा। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कोई खतरा है। जब दरवाजा खुलता है एक नई मुसीबत अंदर प्रवेश करती है। वह दरवाजा हिलने से घबराता है। वह दरवाजा खोलता है। इस बार उसके बच्चे हैं, खेल कर लौटे हैं। वे सीधे उसके पास से अंदर चले जाते हैं। वह हंस देता है। नकाबपोश खंजर उठाकर वार करना चाहता है कि उसने देखा कि हाय, ये तो कमलिनी है। घर सड़क की तरफ खुलता है। वह गैलरी में आकर चुपचाप खड़ा हो जाता है जैसे किसी की टोह ले रहा है। सामने सड़क के उस पार चौमुहानी के पास आग जल रही है और 3 आदमी घेर कर बैठे हैं। 2 आदमियों की उसकी तरफ पीठ है। इस कारण वह पहचान नहीं पाता। एक आदमी जिसका चेहरा सामने है और आग के कारण चमक रहा है, उसे वह बखूबी पहचानता है। वह आदमी मूंगफली वाला है। यह आग मूंगफली भुनने के लिए लगाई गई है, यह स्पष्ट है। उसने सोचा जाकर मूंगफलियां खरीदे, पर फिर वह गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगा। शाम में डूबी पहाड़ियां और कहीं भी पहुंचाने में असमर्थ रास्ते। सहसा उसे लगा कि उसके पीछे कोई लगा है और पीठ पर आक्रमण करना चाहता है। वह वार बचाने की फुर्ती से घूमा।
पत्नी थी और पीठ पर हाथ रखना चाहती थी। पाठक अब भली भांति समझ गए होंगे कि यह औरत इस शख्स की पत्नी है जो हाथ पीठ छूना चाहते थे, अब कमीज पकड़े हुए थे। यहां क्यों चुपचाप खड़े हो, अंदर चलो, वह बोली। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाया और सीटी बजाने की तरह अपने होंठों को किए रहा। मैं दिल्ली चला जाऊं? क्यों? वहां कोई नौकरी खोज लूंगा, छोटी मोटी। मुझे लगता है कोशिश करने पर मिल जाएगी, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। कैसे जाओगे? रुपया भी तो चाहिए। जब तक नौकरी ना मिले दिल्ली में खर्च के लिए चाहिए, फिर इस घर के खर्च के लिए भी तो चाहिए। आदमी ने औरत की तरफ देखा और खामोश रह गया। कैदी ने दीवार को हर जगह से बजा कर देखा कि शायद कहीं से पोली हो, मगर वह निराश हो गया। तिलस्म के सब दरवाजे बंद थे, हर जगह कोई पेच जिसे वह खोल नहीं पाता। वह बारादरी से निकला और बाग में आ गया। बाग से निकला और झरने के पास पहुंचा। वहां से उठा तो फिर बारादरी में आ गया। अजब जिंदगी है। हवा, सूरज, पानी और मेवे के दरख्त। अगर नहीं कुछ है तो एक दरवाजा नहीं, कोई पेच है, कोई कल जिसकी ताली उसके पास नहीं है। वह ताली किसी उल्लू के पेट में बंद है और भूतनाथ हर बार निराश होता है। यह शख्स अजब तिलस्मी हरकत कर रहा है। रात हो गई है और चंद्रदेव अपनी शीतल किरणों से सकल पृथ्वी को शीतल किया चाहता है। हाय, वह कहां जाए? वह एक कमरे से निकलता है और दूसरे में चला जाता है। एक पर्दा हटाता है, फिर भी कोई रहस्य जैसे पीछे नजर आता है। वह अलमारी खोलता है, बक्से टटोलता है, औरत से बातें करता है। बच्चे सो गए हैं, बेहोश से हैं। उसकी तबीयत करती है कि उन्हें लकलका सुंघाकर पूछे कि तुम कौन हो। वह चाहता है कि इस औरत की एक पोटली बांधे और कंधों पर रख जंगल में जाकर किसी चट्टान पर बैठ जाए। वह खाना खा चुका, उसमें कोई बेहोशी की दवा नहीं मिली। अगर होती तो ठीक था। वह होश खोना चाहता था। वह औरत का हाथ पकड़ता है। वह चाहता है कि वह तिलस्म की रानी की तरह अपने आशिक के गले में हाथ डाले, पर वह ऐसा नहीं करती। वह चुप रहती है, उस पुतली की तरह जो जमनिया के तिलस्म के चौथे दरसे में शायद आज भी चुप खड़ी हो। वह एक खटका दबाता है और सारे तिलस्म में अंधकार हो जाता है। उसे लगता है कि वह औरत अभी ही करती हुई पागलों की तरह हंसेगी और खंबे के उस बाजू जाकर छिप जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। वह एक कुर्सी पर बैठ जाता है, इस उम्मीद में कि फर्श का यह टुकड़ा खुल जाएगा, वह कहीं गहरे उतर जाएगा। तिलस्म की पुतली उसकी तरफ देख मुस्कुरा देती है। वह आदमी उस कुर्सी पर बैठकर पत्थर का हो जाता है, हिलडुल नहीं पाता और देखता है कि बस्ती के सारे घर एक तिलस्म के हिस्से में हैं और हर जगह एक पत्थर की मूरत सिर झुकाए कुर्सी पर बैठी है। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें।